हेलो फ्रेंड्स, अपने आप से प्यार करना और अपने आप को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माना कि घर के छोटे मोटे काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, पर इन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी हम इन सभी रूटीन के कामों से हटकर अब हमारी जो हॉबी होती है उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना ज़रूरी है। इससे माइंड आपका बिल्कुल शांत रहता है। और मेरी आज की हॉबी में मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का टाइम ज़रूर निकालूंगी। मैं पूरे दिन में या महीने भर में रोज़ एक ना एक पार्ट ज़रूर साफ़ करती हूँ डीप क्लीनिंग के अकॉर्डिंग, चाहे वो किचन का हो या कमरे का हो, ड्राइंग रूम का हो। और दूसरी बात, यदि मुझे कुछ पसंद आ रहा है, वो चीज़ सिलाई करनी है या क्रोशे से कुछ काम करना है, तो कोशिश ज़रूर करती हूँ। भले ही मैं उसमें सफल ना हो, लेकिन कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं अपने भगवान जी को आज स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि हफ्ता भर हो गया है और सर्दियों में मैं रोज़ स्नान नहीं करवाती हूँ भगवान जी को। और भगवान जी को जब मैं स्नान करवाती हूँ, भले ही मैं हफ्ते में करवाऊँ, उससे मेरा मन को इतनी शांति मिलती है। ऐसे लगता है कि आज मेरे भगवान जी बहुत खुश हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि मुझको सफाई पसंद है, मुझको डेली नहाना पसंद है, तो भगवान जी भी मुझसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि आज मेरा स्नान छुटवा दिया है। लेकिन सर्दी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, और घर के कामों से कभी कभी फुर्सत भी नहीं होती है, तो इसलिए इस काम को अब मैं हफ्ते में लेने लगी। गर्मियों में तो मैं डेली करती हूँ। अपने भगवान जी को सबसे पहला काम ही यही करती हूँ कि मैं उन्हें स्नान करवा देती हूँ, और फिर अपनी पूजा पाठ करके थोड़ा सा मन शांत जरूर करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, मैं अपने भगवान जी से अपने दिल की बातें जरूर करती हूँ। भले ही वो धीरे सुने, देर से सुने, सुनते जरूर हैं। ये एक विश्वास मेरा हो चुका है भगवान के ऊपर। और नहाने से पहले एक पार्ट जरूर पूरे घर का कोई सा ऐसा कॉर्नर ले लेती हूँ कि जो मुझे डीप क्लीनिंग की हैबिट में शामिल करती हूँ मैं जिस पार्ट को। तो आज मैंने अपने किचन का थोड़ा सा मेक ओवर करने की कोशिश करी है, इधर से उधर सामान को करने की कोशिश करी है। चीज़ों को यदि हम बार बार नई सामान को लाकर घर में रखते हैं तो घर भरता चला जाता है, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी आप यूज़ कैसे करें। तो ये एक छोटी सी रैक थी जिसके ऊपर मैंने अपना एक बचा हुआ शीशा था और पेंट घर पर ही करा था। जो मेरी पुरानी वीडियो हैं यदि आप देखते हैं तो उससे पता चल जाएगा। और इस रैक को मैंने आज जहाँ से उठाया था वहाँ से उठा के दूसरी जगह, ऐसी जगह रख रही हूँ ताकि कुछ समय के लिए ये एरिया भी अब भर जाए और वो एरिया खाली हो जाए। क्योंकि चीज़ों को इधर से उधर करने से एक तो गंदगी ख़त्म हो जाती है घर से, और बार बार जब हम चीज़ों को इधर से उधर करते हैं तो हमारा मन भी लगा रहता है और माइंड में ये भी सामान रहता है कि ये सामान यहाँ पर है, और साफ सफाई तो हो ही जाती है। दूसरा, मैं इस काउंटर पे या इस रैक के ऊपर ऐसा सामान रखूँगी जो मतलब जैसे हमने बड़े बड़े बर्तन धोए हैं और उनको वहाँ पर स्पेस कम पड़ता है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी। और डीप क्लीनिंग की हैबिट में ही आज मैं एक नीचे की कबर्ड है जिसमें किचन का ही सामान रहता है लेकिन बहुत कम यूज़ होता है वो सामान, आज उसी की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और इस कबर्ड में मैं वही सामान रखती हूँ जो बहुत कम यूज़ आए या गर्मियों में सामान यूज़ होता है। तो हमेशा अपनी जो कबर्ड होती है उस कबर्ड को हमेशा साफ रखिए। इससे एक तो वहाँ पे गंदगी इकट्ठी नहीं होती। आप भले ही कितना साफ करें, महीने के अंदर ऐसा रोया इकट्ठा हो जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और रसोई में तो हमेशा ये हैबिट को हमेशा फॉलो कीजिए। और जो मेरी रसोई का काउंटर है मैं उसे हफ्ते में एक बार सरफ से इस तरीके से वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चिमनी नहीं है और कहीं ना कहीं वो तड़का जब उड़ता है, जब हम रसोई में तड़का लगाते हैं वो इसी स्लेब पे बैठ जाता है। तो उस वजह से ये काउंटर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, या कोई भी बर्तन बच्चों ने
खींच लिया है तो उसके भी काले से निशान आ ही जाते हैं। तो ये काउंटर बहुत ज़रूरी काम में आ जाता है कि इसको साफ़ रखने की कोशिश करूँ। यदि आपके भी घर में एक साफ़ सफ़ेद काउंटर है तो आप कैसे उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। काम करने के बाद फ्रेंड्स भूख बहुत तेज़ लग रही है। अभी सब्जी बनाने की बिल्कुल वो टाइम नहीं था और ना ही मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। भूख इतनी तेज़ लग रही है तो मैंने मक्का की रोटी बनाने का सोचा है। और मक्का की रोटी के लिए जब देखा कि मक्का का आटा बहुत कम था, रेशो होता है कि 2 कटोरी मक्का का आटा हो 1 कटोरी गेहूं का, लेकिन वहाँ पे 1 ही कटोरी मक्का का आटा निकला तो मैंने 1 कटोरी बराबर ही गेहूं का डाल दिया। तो अब ये बहुत ही इजीली बन रही है ये रोटी। आप चकले बेलन से भी बना सकते हैं और कार्तिक को तो बिल्कुल जांच नहीं पड़ेगी ये मक्का की रोटी है, क्योंकि कार्तिक थोड़ा सा आनाकानी करता है। और इस तरीके की रोटी पे थोड़ा सा मखनी घी रखो, नमक मिर्च लगाओ, वही गांव वाली फीलिंग्स आपको आएगी फ्रेंड्स। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा बच्चों को ऐसे फील करवाने के लिए कि उन्हें पता चल जाए कि गांव में इस तरीके से रोटी जो खाते हैं वो बहुत हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके सामने सब्जी ही हो, कभी कभी रोटी पर घी, नमक मिर्च, अचार ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो आज की जो रोटी है बस मखनी घी के साथ है, नमक मिर्च डाल रही हूँ। अचार की अलग वैल्यू है, लेकिन मक्का की रोटी पर यदि इस तरीके से नमक मिर्च रखकर खाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आज मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सीखा है इस तरीके से टॉवल को फोल्ड करना, और जब इस तरीके से आप टॉवल को फोल्ड करते हैं, वास्तव में नॉर्मल फोल्ड करने वाले टॉवल के अकॉर्डिंग ये वाला फोल्ड सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने इस चीज़ को 1 या 2 बार में ही सीख लिया था और 3 टॉवल को फोल्ड करके आज रखा। तो मैं अब से अगली जो वीडियो है उसमें ज़रूर आपको बताऊंगी कि इस तरीके से टॉवल फोल्ड करते हैं। यदि इस वीडियो में आपको ये फोल्डिंग वाला सिस्टम अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी बात है कि ऊपर से आप डाल भी दो या टॉवल गिर भी जाए तो खुलता नहीं है इतनी आसानी से। और ये टॉवल इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं तो आपने ये तरीका कहीं ना कहीं किसी महंगे महंगे रेस्टोरेंट या होटल में ही देखा होगा कि वहाँ पे टॉवल जब रखे हुए रहते हैं वो कितने सलीके से रखे रहते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसे भी क्या टॉवल रखे जाते हैं। तो आज मैंने ऐसे ही एक कोशिश करी और ये कोशिश मेरी कामयाब भी रही। और अब मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी फुर्सत मिल गई है घर के काम करने के बाद, मुझे एक रजाई का कवर सिलना था। तो मैं काफ़ी सारा कपड़ा लेके आई हूँ। ये कपड़ा है करीब 10 मीटर कपड़ा लेके आई हूँ। खादी आश्रम का कपड़ा है और 70 रुपये मीटर के अकॉर्डिंग ये मुझे मिला है। जितना कपड़ा बचेगा मैं उसे उठाकर रख दूँगी, किसी ना किसी रजाई के ऊपर फिर से चढ़ाया जाएगा। और इस कपड़े को मैंने पहले धो लिया है, जितना भी इसको सिकुड़ना था ये सिकुड़ चुका है, और मुश्किल से ये 1 या 1.5 मीटर ही कपड़ा बचा है। जो मेरी रजाई वाला ये कंबल है ये काफ़ी मतलब डबल लेयर वाला कंबल है, और सर्दियाँ इतनी पड़ रही हैं इस समय, या तो रजाई ही काम करती है या डबल लेयर वाला कंबल ही काम करता है। मेरठ की सर्दी के लिए तो आप जानते ही हैं कि मेरठ की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कंबल जो होते हैं हल्के हल्के उनमें काम नहीं चलता है, रजाई ही ओढ़नी पड़ती है। और इतने भारी भारी जो कंबल होते हैं, रजाइयाँ होती हैं, इनको रोज़ वॉश नहीं कर सकते, महीने में भी नहीं कर सकते। या तो ये ड्राई क्लीन ही होती हैं या इनको धूप दिखा के ऐसे ही रखा जाता है। तो मैं उससे बेस्ट ऑप्शन सोचती हूँ कि उस पर एक कवर चढ़ा दिया जाए। और मैं गरम कंबल पे गरम कवर नहीं चढ़ाना पसंद करती हूँ, मुझे कॉटन कवर ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं खादी आश्रम के कपड़ा लेकर आई हूँ, और वहीं से मैंने उनको बता दिया था कि कंबल की लेंथ इतनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कपड़ा दिया था मुझे।
एक्चुअली आते तो ये जो कवर हैं ये सिले सिलाए भी आते हैं, लेकिन उनकी लेंथ बहुत छोटी पड़ जाती है। और ये जो कवर कंबल है ये मेरा थोड़ा सा बड़ा है। नॉर्मल जो कवर आते हैं उसमें मैंने आइडिया लिया था 35 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम था कवर, तो मैं कपड़ा ही लेकर आई थी और आधे घंटे की स्टिचिंग से ये कवर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सिल दिया है। बस अब जो पुराना कवर है मैं उसे उतारूंगी, उसे वॉश करने के लिए डाल दूंगी। और ये कवर मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था कपड़ा इसका, और सीधे कंबल के ऊपर इसे कवर कर दूंगी। यदि आपके घर में मशीन है तो छोटे छोटे से काम करने से एक तो आपके पैसे की बचत होती है। आप ये मत सोचिए कि कोई हमें कंजूस कहेगा, कोई क्या कहेगा। काम करने से हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, और मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि अपना काम करने में कोई बुराई नहीं होती है। मुझे अब आइडिया मिल गया है, अगली बार मैं जब कंबल का कोई कवर खरीदूंगी तो कितना कपड़ा चाहिए, कितने रुपए के भाव से मिलता है, क्या उसकी क्वालिटी होती है। तो हर चीज़ से हमेशा इंसान सीखता ही है। और ये एक छोटा सा काम नहीं था, आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि जो पुराना कवर था वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था और इस कंबल के ऊपर मुझे कवर चढ़ाना बहुत ज़रूरी था। बिना कवर के तो देखिए ये रजाई गंदी हो जाएगी, इसीलिए ये मेरा एक टारगेट था कि मुझे आज के आज ही ये कवर सिलना है। और ये कवर जो था, ये कपड़ा मैं 1 हफ्ते पहले लेके आ चुकी थी। 3 दिन तो इस कपड़े को सूखने में ही लग गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूरज बहुत मुश्किल से निकल रहा है। कल भी सूरज नहीं निकला था फ्रेंड्स, और आज देखिए उम्मीद है थोड़ी सी, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी ये कोहरा नहीं हटेगा। और मैं आ गई हूँ अब थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा है, चाय पानी बार बार बनता ही रहता है, तो किचन में बार बार बर्तन होते ही हैं। बच्चों की विंटर वैकेशन भी चल रही हैं, तो फ्रेंड्स कुछ काम ऐसे होते हैं कि पूरा दिन कभी कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। इससे बेस्ट तो अच्छा जब होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कम से कम 2-3 घंटे का रिलैक्स मिल जाता है, किचन की तरफ को जाना नहीं होता है। और मैं हमेशा काम ऐसे पैरेलल में करती हूँ, और कि सुबह को जब मैंने नाश्ता बनाया तो दोपहर का जो खाना होता है, बच्चे स्कूल में टिफ़िन लेकर जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस लेके जाते हैं, तो सुबह को ही मेरा खाना बन जाता है, दोपहर का भी। और फिर ये खाने के काम जो स्टार्ट करती हूँ मैं 4 बजे के आसपास किचन में आती हूँ, जब भी बच्चे आ जाते हैं। भाई विंटर वैकेशन के कारण स्कूल नहीं खुल रहे हैं, वरना अब टाइम बदल गया है और 3 बजे बच्चे आते हैं। आज था भी 3 साढ़े 3 बजे, हस्बैंड भी 6 बजे। तो ये एक टाइम का रूटीन बना हुआ है मेरे यहाँ पे। और चलिए, ये तो फ्रेंड्स बातें होती रहती हैं। अब करते हैं हम अपनी वीडियो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। सर्दियों के समय में आप कुछ ऐसे बर्तन ज़रूर खरीदिए जिनका हमेशा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि चाय बनाते हैं और कोई उसी समय बाहर गया हुआ हो और चाय मिनट में ठंडी हो जाती है, तो ऐसे थर्मस है, वो पानी गर्म करने वाली केतली होती है, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, आप ज़रूर खरीदिए। और देखिए किचन पूरी साफ़ हो गई है। और सर्दियों में मेरी ये छोटी सी बुरी हैबिट है कि कहीं पर भी खड़े हो जाओ, कुछ भी खाना शुरू कर देती हूँ। तो मूंगफलियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों में मूंगफली खाना मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स आप भी खाइए मेरे साथ, देखिए मूंगफली। और ये जो मूंगफली के छिलके हैं इनको फेंकती नहीं हूँ मैं, इनको इकट्ठा करके किसी दिन जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी, और जो पाउडर निकलेगा उसको पौधों की जड़ में डालूंगी। इस तरीके से कई तरीके से आप चाय पत्ती का ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, मूंगफली के छिलकों का, प्याज के छिलकों का ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए, फिर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करिए, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका मन एकदम से कहे कि हाँ हमने एक वीडियो देखी है। तो मैं आपसे यही कहती हूँ
कि मैं अपने इस चैनल पे हमेशा हाउस होल्डिंग के काम या डेली रूटीन की वीडियो ही डालती हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स कोई बात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए।